हेलो बच्चों, पॉलिटी की इस सीरीज में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं संविधान का निर्माण। इस सीरीज की शुरुआत यहीं से आज करेंगे, उसके बाद पूरा पॉलिटी हम कवर करेंगे। रोज वीडियो आपके पास जाएगा, आप लोग इस चैनल के माध्यम से जुड़ जाएं। ठीक, तो आइए हम लोग समझते हैं संविधान का निर्माण कैसे हुआ। संविधान का जो निर्माण किया ना, उस सभा का नाम है संविधान सभा। संविधान सभा एग्जाम में अगर पूछ दे कि संविधान का निर्माण किसने किया, संविधान सभा ने किया, तो हम पहले इसी का हिस्ट्री समझ रहे हैं कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ। ठीक, तो इसकी शुरुआत होती है 1895 से। 1895 में क्या होता है, बाल गंगाधर तिलक स्वराज विधेयक में संविधान सभा का मांग करते हैं। यानी इनका कहना था कि संविधान सभा का गठन किया जाए। यह अनौपचारिक तौर पे इनकी बात को कांग्रेस ने एक्सेप्ट नहीं किया। फिर 1922 में महात्मा गांधी ने यंग इंडिया में संविधान सभा की मांग की। संविधान सभा की मांग की किसने बाबू? 1922 में महात्मा गांधी। किसमें? यंग इंडिया में महात्मा गांधी ने मांग की। महात्मा गांधी का कहना था कि भारत के जो भविष्य के निर्माता होंगे वो भारतीय ही होंगे, कोई विदेशी नहीं होगा। इसी बीच आप लोग को पता होगा 1927 में साइमन कमीशन आया। साइमन कमीशन के सभी सदस्य गोरे थे और ये जो कमीशन था ये भारतीयों को संतुष्ट नहीं कर पाया था, ये भी फेल हो गया। राइट, फिर 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। ये 3 गोलमेज सम्मेलन भी भारतीयों को संतुष्ट नहीं कर पाए। ठीक, तो संविधान सभा की मांग थी और वो थोड़ा तेज हो रही थी। धीरे धीरे हुआ क्या कि 1927 में ही बॉम्बे अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू ने संविधान सभा की मांग की। संविधान सभा की मांग की। और आप लोगों को पता होगा कि मोतीलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट तैयार किया था जिसे हम लोग नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। और नेहरू रिपोर्ट में भी इस बात का जिक्र किए थे, कौन? मोतीलाल नेहरू, कि संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए। मैं लिख दे रहा हूं नेहरू रिपोर्ट में। आप लोग एक काम करिए, पढ़ते चलिए, समझते चलिए और साथ में लिखते चलिए, ठीक ना, ताकि आगे दिक्कत ना हो। समझते चलिएगा, नोट बनाते चलिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो नेहरू रिपोर्ट में मोतीलाल नेहरू ने क्या दोहराया था? संविधान सभा के गठन होना चाहिए। अब क्या होता है, 1934 में मानवेंद्र नाथ रॉय, MN रॉय, ये एक कम्युनिस्ट नेता है। इन्होंने कहा कि संविधान सभा का गठन होना चाहिए। राइट, तो इनकी बात को ना कांग्रेस कार्य समिति ने एक्सेप्ट कर लिया। इसीलिए कहा जाता है ये औपचारिक तौर पर है। औपचारिक तौर पर, यानी अगर क्वेश्चन आ जाए कि औपचारिक तौर पर संविधान सभा गठन कब हुआ या संविधान सभा के गठन का मांग कब उठा? 1934 में। राइट ना, औपचारिक तौर पर। क्यों? क्योंकि कांग्रेस कार्य समिति ने इनके बात को एक्सेप्ट कर लिया था। और 1938 में कांग्रेस की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू, आप लोग साथ साथ लिखते चलिएगा, ठीक ना, नोट्स बनता जाएगा और सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। एक भी पॉइंट आप लोग नोट से मत काटिएगा, ठीक ना, आपके सारे एग्जाम के क्वेश्चंस बन जाएंगे। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की तरफ से ये घोषणा कह रहे हैं कि स्वतंत्र भारत का संविधान का निर्माण संविधान सभा करेगी। ध्यान दीजिएगा, यहां पर संविधान सभा करेगी, जो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुना जाएगा। वयस्क मताधिकार,
यानी कि नेहरू जो कह रहे थे कि संविधान सभा गठन होगा, वो किस आधार पर होगा? वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। अभी 1938 में यह मांग चला। आप सबको पता होगा कि 1939 में द्वितीय सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया, राइट ना। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया तो कुछ ऐसा सर्कमस्टांस बना जिसकी वजह से अंग्रेजों को सोचना पड़ गया। तो अंग्रेज ऑफर लेके आ रहे हैं। तब अगस्त 1940 में अगस्त ऑफर लेकर के आए, जिसको अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। अगस्त प्रस्ताव को किसने पेश किया? लिनलिथगो। याद रखिएगा इसको आप लोग, लिनलिथगो। लिनलिथगो ने अगस्त प्रस्ताव को पेश किया और उसने क्या कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद, मैं लिख दे रहा हूं, ठीक ना, द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद संविधान सभा का गठन होगा। संविधान सभा का गठन होगा। पहली बार अंग्रेजों ने, यहां ध्यान, इस बात पे ध्यान दीजिएगा, पहली बार अंग्रेजों ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि संविधान सभा का क्या होगा? गठन होगा। फर्स्ट टाइम। इसीलिए कहा जाता है सैद्धांतिक तौर पर। गठन नहीं किए तो लॉलीपॉप दिए, गठन नहीं किए, बस इस बात को एक्सेप्ट किए। तो क्वेश्चन अगर पूछ दे कि सैद्धांतिक तौर पर कब इस बात को एक्सेप्ट किया गया था कि संविधान सभा गठन होगा, तो वो था बाबू अगस्त 1940 में। फिर 1942 में क्या हुआ कि जापानियों का भारत पर आक्रमण का खतरा मंडरा रहा था। इस डर से अंग्रेज घबरा गए, ब्रिटिश सरकार घबरा गई, ठीक है ना। और मार्च 1942 में स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन भेजा गया। क्रिप्स मिशन भेजा गया। किसके नेतृत्व बाबू? स्टैफोर्ड क्रिप्स। ये ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री है। ये आए और इन्होंने क्या कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद संविधान सभा का गठन होगा। संविधान सभा का गठन होगा। और ये जो संविधान सभा होगी वो आंशिक तौर से निर्वाचित होगी और आंशिक तौर से नामांकित होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि नामांकित कौन हो गए? तो उस समय भारत में देशी रियासतें थी, राजा रजवाड़े थे, तो वो उनके प्रतिनिधि के लिए बोला गया था, ठीक ना। ये जो क्रिप्स मिशन ने जो प्रस्ताव लेकर के आया था, इसको मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया। आपको याद रखना है, क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को किसने रिजेक्ट किया? मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया। मुस्लिम लीग का कहना था कि भारत को बांट दिया जाए दो देश में। इस तरह का होगा, दो देश होंगे तो दो संविधान सभा का गठन किया जाएगा, राइट। ये तो प्रस्ताव रिजेक्ट हो गया। तो अब आगे बढ़ते, आगे समझते हैं, ठीक ना। आगे देखिए, अब हम लोग जिक्र करेंगे, समझेंगे कैबिनेट मिशन। आइए हम लोग समझने जा रहे हैं कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन, राइट ना। कैबिनेट मिशन की जो घोषणा थी, इंग्लैंड में इटली की सरकार थी। इटली की सरकार ने फरवरी 1946 में घोषणा की कैबिनेट मिशन का। और 24 मार्च, डेट याद रखिएगा, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा। कहां पहुंचा? भारत पहुंचा, राइट ना। तो भारत पहुंचा। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। कितने सदस्य बाबू? 3। पहला थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, दूसरा थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, तीसरा थे A.V. अलेक्जेंडर। नाम याद रखिएगा। फिर आपसे पूछा जाएगा कि कैबिनेट मिशन का अध्यक्षता किसने किया? तो किसने किया? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने। अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। फिर कैबिनेट मिशन ने एक ऐसा स्कीम लाया जिसके तहत
मुस्लिम लीग भी मतलब राजी हो गई और ये जो 2 संविधान सभा का मांग था उसको कैबिनेट मिशन ने रिजेक्ट कर दिया। तो अब संविधान सभा का गठन होगा। अब क्या होगा? संविधान सभा का गठन, राइट। तो जो संविधान सभा का गठन हुआ वो किसके सुझाव पर हुआ? कैबिनेट मिशन। संविधान सभा का गठन यानी संविधान सभा गठन किसके सुझाव पर हुआ था? कैबिनेट मिशन के सुझाव पर हुआ था। इसने कहा, कैबिनेट मिशन ने कहा कि संविधान सभा में 389 सदस्य होंगे। अब इस 389 में से 296 ब्रिटिश भारत के होंगे। कौन भारत? ब्रिटिश भारत। और जो 93 होंगे वो देसी रियासत से आएंगे। कहां से आएंगे? देसी रियासत से। इन देसी रियासतों का चुनाव नहीं होगा बल्कि ये नामांकित किए जाएंगे, राइट ना। चुनाव किनका होगा? तो जो ये 296 सदस्य इनका चुनाव होगा, राइट। आप समझ गए चुनाव किसका होगा? ये जो 296 उनका चुनाव होगा। ये तो नामांकित किए जाएंगे सर, इनका चुनाव नहीं होगा, राइट। अब आते हैं कि जो टोटल सीट है इनका बंटवारा किस आधार पे हुआ था? तो सर मैं आपको बता दूं, जनसंख्या के आधार पर। जनसंख्या के आधार पर, राइट। अब कितने समुदाय में बांटा गया? तो याद रखिएगा कि जो ये 389 सदस्य थे इनको ये जो सीट थे 3 समुदाय में बांटा गया। कितने समुदाय में बांटा गया? 3। आप लोग, मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप लोग समझते चलिए और साथ साथ लिखते चलिए, आपका नोट्स भी बनता रहेगा, ठीक है ना। अगर मेरी रफ्तार अगर अधिक होगी तो आप लोग कमेंट में बताइएगा सर रफ्तार ज्यादा है या कम है, राइट ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो जो 389 सदस्य थे उनको कितने समुदाय में बांटा गया था? 3 समुदाय में। पहला समुदाय थे मुस्लिम, राइट ना। दूसरा समुदाय थे सिख और तीसरा समुदाय था सामान्य। क्या? सामान्य। अब आपको एक डाउट हुआ, ये सामान्य कौन है? मुस्लिम तो समझ रहे हैं, सिख तो समझ रहे हैं, सामान्य क्या है? मुस्लिम और सिख को छोड़ दे, बाकी जो पॉपुलेशन थी वो किस में आ जाएगी? सामान्य आ जाएगी, ठीक ना। तो आइए चलिए हम यहां डिस्कस करते हैं कि संविधान सभा का गठन के लिए चुनाव होगा 296 सीट का। तो क्या ये जो चुनाव होगा, इस चुनाव में इस देश की आम जनता पार्टिसिपेट करेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो 296 सदस्यों का चुनाव होगा, इसमें इस चुनाव में हिस्सा लेगा कौन? तो उस समय जो प्रांतीय विधानसभाएं थी, प्रांतीय विधान सभाएं, इन प्रांतीय विधानसभा के सदस्य, ये जो प्रांतीय विधानसभा है इनके सदस्य इस चुनाव में हिस्सा लेंगे। इस चुनाव में क्या लेंगे? हिस्सा लेंगे, राइट ना। टोटल सीट 389, जनसंख्या के आधार पर बांटा गया। कितने समुदाय में? 3 समुदाय में, मुस्लिम, सिख, सामान्य। चुनाव होगा। अब चुनाव का माध्यम क्या रखा गया? माध्यम याद रखिएगा, एकल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय समानुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से, यानी संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था ना, जिस माध्यम के तहत हुआ था ना, वो था एकल संक्रमणीय मत समानुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से, राइट। अब चुनाव होगा। तो जब चुनाव हुआ ना, उस चुनाव में कांग्रेस 208 सीट जीती, मुस्लिम लीग 73 सीट जीती और निर्दलीय 15 सीट जीते, राइट ना। फिर से मैं एक बात को दोहरा दे रहा हूं कि जो संविधान सभा के गठन के लिए जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में इस देश की आम जनता ने पार्टिसिपेट नहीं किया, राइट ना। तो किसने पार्टिसिपेट किया? प्रांतीय विधानसभा के सदस्य। एक चीज और मैं क्लियर कर देता हूं कि हम जानते हैं कि जो 389 सीट था वो कितने समुदाय में बढ़ा था? मुस्लिम, सिख, सामान्य। तो अगर कोई मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा है तो प्रांतीय विधानसभा में जितने मुसलमान हैं केवल वही उसको मत करेंगे, सिख उसको मत नहीं कर सकता है, सामान्य उसे मत नहीं कर सकता है। अगर कोई सिख कैंडिडेट खड़ा है तो उस प्रांतीय विधानसभा के सभी सिख उसको मत करेंगे, राइट ना। ये बात समझ में आया ना। तो एक चीज तो आपको समझ में आ रही है। बाकी ये 93 जो बचे, इनका क्या होगा? इनका क्या होगा? तो ये लोग पार्टिसिपेट ही नहीं किए, ये लोग दूर रह गए।
मतलब के बाइकआउट कर दिए। ठीक ना, राइट? इतना समझ में आया आप लोग को? ओके, आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और यहीं से हम शुरू करेंगे और पूरा लक्ष्मीकांत को मैं पढ़ाऊंगा। ठीक ना? ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।